आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का जिनका जिनका पेपर है उनके लिए ये सेशन रामबाण साबित होगी कि 20 सवाल या 25 सवाल देखने को मिलता है ना, तो वो सारे के सारे सवाल आप बहुत आसान तरीके से और कम समय में आप कर पाएंगे इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो जितने हम ये प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं कोशिश करिएगा कि सारे के सारे लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक देख लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेगा। और साथ में ये जरूर कोशिश करिएगा कि टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और लास्ट में एग्जाम जाने से पहले कोशिश करिएगा कि सारे पेपर को एक बार रिवीजन करके जाएं, ताकि किसी भी प्रकार का एक भी सवाल को आप मिस ना कर पाए एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का कलेक्शन है इस सेशन में। हर सेशन में 20 सवाल के आसपास या 25 सवाल के आसपास कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सेशन को हम आपके सामने लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, आइए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास और पहला सवाल, लगता है दूसरी क्लास से पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास का पहली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आप इस सवाल को VVI मार्क्स कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप एग्जाम में बैठते हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एग्जामिनर उठाता है तो सबसे पहला चॉइस उसका यही होता है, यही सवाल होती है सबसे पहला चॉइस कि एक बैग को 12.5% के छूट पर बेचा गया और अंकित मूल्य 6400 रुपए है और अर्जित लाभ 25% है, तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6400 रुपए है, उस वस्तु पर 12.5% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बावजूद भी 25% का उसको लाभ हो रहा है। तो एक बात हमारा समझिएगा, कभी भी किसी वस्तु पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और साथ में उसके ऊपर प्रॉफिट भी लिया जा रहा है, डिस्काउंट भी और साथ में प्रॉफिट भी। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट के केस में ना आप हमेशा सीपी और एमपी का रेशियो निकालिएगा, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात। बाबू क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस डी और मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस पी। ठीक है, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। डी का मतलब डिस्काउंट हो गया और पी का मतलब प्रॉफिट हो गया। तो यहां से हम क्रय मूल्य और मार्क प्राइस के रेशियो निकालते हैं, तो 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 12.5 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा और यहाँ 100 प्लस पी यानी 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। दशमलव के बाद इधर एक अंक है तो इधर एक अंक जीरो बैठा करके दशमलव कैंसिल कर लिए, दशमलव का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब यदि मैं दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दूं तो 25 तिया 75, अब 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125 50 आ जाएगा और 10 पंचे 50 और 7 पंचे 35, यानी मार्क प्राइस 10 है तो कॉस्ट प्राइस उसका 7 यूनिट होगा। लेकिन सवाल के अनुसार तो मार्क प्राइस 6400 है, तो आप कहेंगे कि 6400 मार्क प्राइस को डिवाइड कर दीजिए मार्क प्राइस 10 से और निकालना कॉस्ट प्राइस है तो गुना कर दीजिए 7 से, 0 0 कैंसिल, 0 गुना करेंगे 7 चौके 28, लास्ट में 8 0 आएगा और लास्ट में 8 और 0 कौन में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इस सवाल को आप ना मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिट एंड लॉस का चर्चित सवाल है। जैसे बॉलीवुड हीरोइन में सनी लियोन सबसे ज्यादा चर्चित हीरोइन है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? हमें नहीं पता भाई साहब, ये गूगल का कहना है कि गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाली जो हीरोइन है, किए जाने वाली जो हीरोइन है वो सनी लियोन है। ये गूगल का कथन है, हमारी कथन नहीं है, तो वहीं से हमने कथन को उठा करके आपके सामने रख दिया। उसी तरीके से ये फेमस सवाल है बाबू। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं क्या कहता है। बोर्ड मास के सवाल है। सवाल नंबर 2 जो है वो बोर्ड मास का है, बहुत आसान सी सवाल होगी। यदि आप अच्छे ढंग से बनाए तो बहुत अच्छे ढंग से आप सवाल को सोल्व कर पा रहे होंगे। और बोर्ड चलने में दिक्कत कर रहा है, जरा सा हमको देख लेने दो क्या दिक्कत आ रहा है। केवल इसी पेज पर दिक्कत है? ठीक है, आ गया, सही हो गया। सवाल पढ़िए, कहता है कि यदि P का मान इतना है, Q का मान इतना है, तो P बटे Q का स्क्वायर कितना होगा? तो पहले P निकाल लो, बाद में Q निकाल लेंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे।
4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 दूना 12 ऊपर है, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 8 का 1/2 करेंगे तो 4, और 4 से ऊपर 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12। इसका मतलब P का मान 3, P का मान 3 आ गया। Q आप देखोगे ना तो 12/4 का मतलब हो गया 3, और 3 - 2 यानी ऊपर 1 हो गया, और नीचे हो गया 4/3, 4/3 और गुने 12, तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16। Q का मान आ गया 1/16। सवाल क्या कहता है भाई कि P/Q का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो P आपका कितना है भाई 3, और बट्टा में 1/16, 1/16 Q का मान है, और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 जाके ऊपर गुना हो जाएगा तो 16 तिया 48, 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 48 के जब आप स्क्वायर करेंगे तो 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा होगा 2304 बाबू, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बोर्ड मास की सवाल थी, तो हमने बहुत ज्यादा समय नहीं दिया इसके ऊपर। आप सवाल को आराम से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने से अप्लाई करें, क्योंकि बोर्ड मास के सवाल एक सवाल तो एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी, और वो सवाल थोड़ा टाइम टेकन हो सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकता है, कभी बनाइएगा तो गलत बन सकता है, दोबारा बनाने की जरूरत पड़ सकता है। बोर्ड मास की सवाल का ये खासियत रहता है, कभी कभी सवाल जब उलझा के देता है तो एक बार जब आप सोल्व कर लेंगे तो कोशिश रहेगा तो दोबारा भी उसको सोल्व करके देख लिया करिए जब ऑप्शन टैली ना करता है तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि परम अकेले एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, और चरण अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करते हुए एक दिन में उस काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अब हमारी बातों को समझिएगा, कभी भी ए और बी का अपना अपना टाइमिंग मालूम हो, या ए बी सी का अपना अपना टाइमिंग मालूम हो किसी काम को करने के लिए, और सवाल कहता है कि एक दिन में कितना भाग काम हुआ, या 2 दिन में कितना भाग काम हुआ, या ये भी पूछता है कि एक दिन में करने के बाद कितना भाग काम शेष बचा, या 2 दिन काम करने के बाद कितने भाग काम शेष बचे। इन दोनों के प्रोसेस सेम रहेगा, फ्रैक्शन प्रोसेस बाप, फ्रैक्शन प्रोसेस, कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। ये दोनों प्रोसेस में आप फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करिएगा, एलसीएम वाला मेथड अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि एलसीएम वाला में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और फ्रैक्शन वाला में टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो ये कहता है कि एक किसी काम को 24 दिन में तो एक दिन में 1/24 भाग, और बी पूरा काम को 30 दिन में तो एक दिन में 1/30 भाग। एलसीएम हो जाएगा 120, 24 पंचे 120 तो 5, और 30 चौका 120 तो 4, 5 और 4 9, 3 तिया 9 और 40 तिया 120, यानी एक दिन में 3/40 भाग काम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। भाई एक बात समझो, कितना भाग काम हुआ ये हम लोग निकाल करके ले आए भाई, कितना 3/40। तो 3/40 काम यदि हो गए तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताइए एक दिन काम होने के बाद कितने काम बचे, शेष कितने काम बचे। तो शेष काम के लिए 40 में से 3 घटा दीजिएगा तो 37/40 काम हो जाएगा, जो कि शेष काम है। लेकिन यहां पर हमें शेष काम नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कितना भाग काम हुआ, तो आंसर 3/40 हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को हम आपके सामने लेकर के आ सके, इसलिए हम बीच बीच में बहुत ज्यादा बकैती खाड़ा नहीं करते, कम समय में ज्यादा सवाल हम आपके सामने रखने का प्रयास करते, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरी है बीच बीच में डोज देना, तो देते रहते। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि यदि एक निश्चित राशि पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 और उसी राशि पे 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है। अब हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट सुनिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो सवाल कहता है कि 2 साल में 1200, भाई साहब 2 साल में साधारण ब्याज 1200, यदि 1200 रुपया 2 साल में मिला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर कितना मिल रहा था मेरे दोस्त, 600 मिल रहा था, पर ईयर 600 मिल रहा था। तो सवाल कहता है कि 5 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल में 600, तो 5 साल में 6 पंचे 30, यानी 3000 मिलेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आसान भाषा में तो ये तो ऐसी ही बन रही थी,
इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान सवाल था कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि 1200 है यानी 1 साल में 600 होगा, और 1 साल में यदि 600 का मतलब हो गया 5 साल में 6 पंचे 30 यानी 3000 सवाल का आंसर हमारा आ रहा होगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल देखिएगा। औसत की सवाल है, एवरेज की सवाल है। देखिए एवरेज की जो सवाल होती है ना एग्जाम में, वो 2 तरीके से देखने को मिलती है। एक होती है कि एवरेज के सवाल ऐसा देगा जिसको आप चुटकियों भर में सोल्व करके निकल सकते हैं, और एवरेज की कभी कभी सवाल जब कैलकुलेशन दे देती है ना तो दिमाग का दही कर देगा आपको, सवाल को सोल्व करते करते ना पानी छोड़ा देगा आपको, इतनी सवाल टफ हो जाती है कैलकुलेशन के मामले में। तो देखिएगा कि सवाल को देखने से आपको क्या महसूस हो रहा है, इस सवाल को आप जल्दी हल कर पाएंगे या लेट से कर पाएंगे। यदि टाइम टेकन सवाल है तो इसको लीव करके सवाल को एग्जाम में आगे बढ़िए, और यदि लग रहा है कि नहीं टाइम टेकन नहीं है, सवाल को जल्दी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो आप आराम से सोल्व करके आगे बढ़िए, वो ज्यादा बेहतर हो। ये आसान सी सवाल है, कहता है कि x और y का औसत 10x है, तो y का मान क्या होगा, x और y का औसत। तो यदि दो संख्या x और y है, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे मेरे दोस्त, तो दो संख्या का एवरेज होता है दोनों के योग बटे 2, यही होता है दोनों संख्या का एवरेज। लेकिन दोनों संख्या का एवरेज बराबर कितना x दिया है, 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 दूना 20x। तो किसका मान निकालना है, y का। तो y का मान निकालना है तो x उधर जाके माइनस होगा, 20 में से x जाएगा तो 19x सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो संख्या का एवरेज दोनों के योग बट्टे 2 है ना, 3 संख्या के एवरेज तीनों का योग बट्टा 3 हो जाएगा। 4 संख्या का योग औसत, औसत पे काम करेंगे हम लोग। 2 संख्या के औसत दोनों का योग बट्टे 2, 3 संख्या का औसत तीनों का योग बट्टे 3, 4 संख्या के औसत चारों का योग बटा 4 कर देते हैं, यही हमारा औसत कहलाता है। सवाल नंबर 6 देखिए बाबू, कहता है कि यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5000 रुपए की 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। यदि कभी भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना हो ना, तो x इंटू वाई बट्टे 100% कर देना, इतना ही बनता है बाबू चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यदि रेट अलग अलग है, लेकिन यदि एक ही रेट एक ही साथ लेकर के आ रहा है, जैसे यहां पर 5% रेट है, तो x भी 5 रहेगा और y भी 5 रहेगा, तो 55 25 और बट्टा में 100 है बाबू, चलो 55 25 बट्टा में 100 है तो 0.2 अंक के बाद, यानी इतना परसेंट जो बनेगा वो CI माइनस SI बनेगा 0.25%। तो वो जो CI माइनस SI बना है, वो जो अंतर बना परसेंटेज में, उसको रुपया में कन्वर्ट करिए। तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए इसको प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्रिंसिपल 5000 का 0.25%, परसेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त बट्टा में 100। दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 00 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 25 बट्टे 2 यानी 12.5 रुपया, यानी हमारा जो अंतर बनेगा वो 12.5 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल को सोल्व करने के दौरान एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सवाल को कंप्लीट हल करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि सवाल में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, और चारों ऑप्शन में से ही तो हमें कोई एक ऑप्शन को टिक आउट करनी है। तो बनाने के दौरान ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि पूरी सॉल्यूशन को कंप्लीट करने से पहले यदि चारों ऑप्शन में से छट रही है तो आप उसी को टिक आउट करके आगे बढ़िए, पूरी सॉल्यूशन पे टाइम वेस्ट मत करिए। ये सवाल को सोल्व करने के दौरान अप्लाई करिएगा। बाबू देखो 7 नंबर कहता है कि राहुल ने 56,500 रुपए में 120 टेबल खरीदते हैं। यदि उस टेबल में 70 गो का औसत मूल्य 450 है, तो शेष 50 टेबल का औसत मूल्य कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, 56,500 रुपए में टोटल 120 टेबल हुए हैं, लेकिन प्रारंभिक 70 टेबल का जो कीमत है वो 450 रुपए पर टेबल है। तो टोटल कीमत देख लीजिए 70 गो के कितना हो जाएगा,
तो 70 गो के करिएगा तो 2 गो 0, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 का 28 और 3, 28 और 3 31 हो जाएगा, यानी 31,500। ध्यान से समझिएगा, टोटल कीमत है 56,500, उसमें से 70 टेबल का जो कीमत है वो आ गया है हमारा 31,500। तो इस 56,500 में से 31,500 घटा देंगे तो जो कीमत बचेगा वो कीमत होगा शेष 50 टेबल का टोटल कीमत। कितना आ जाएगा जरा सा गौर कर लीजिए, 500 में से 500 गया तो कुछ भी नहीं, 56 में से 31 चला जाएगा तो 30 और 20 50 और 6 56 है ना, यानी 2600 आ जाएगा ना, 2500। 2500 आ गया हमारा कितना कीमत का, सॉरी कितना टेबल का, 50 टेबल का। ठीक है भाई, 50 टेबल का। तो 50 टेबल की कीमत में 50 से भाग दे देंगे तो पर टेबल का कीमत आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 55 से 50 यानी 50 रुपए है ना, 550 ना भाई, 550 500 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। एक बार से रिपीट कर दूं, टोटल प्राइस में से 70 टेबल के प्राइस को माइनस करिएगा तो शेष टेबल का प्राइस निकल कर क्या आएगा। एक टेबल का कीमत 450 है तो 70 टेबल का कीमत 70 गुना होगा, घटाने पर आया 2500। तो 2500 जो कीमत है वो शेष 50 टेबल का कीमत है। तो 50 टेबल की कीमत में 50 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका औसत कीमत आ जाएगा शेष 50 टेबल का। ठीक है, आइए भाई सवाल नंबर 8। 8 कहता है कि इन सबका औसत क्या होगा, तो सब के योग करके 1 2 3 4 से डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा। इसमें मेहनत नहीं करेंगे, है ना, दिस इज योर ड्यूटी। आ जाओ नेक्स्ट देखिए बाबू, सवाल नंबर 9। एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने समय में तय किया जाएगा। भाई साहब कितने समय में तय किया जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 300 मीटर है और चाल 27 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 5 यहां से काट दो, 5 तिया 15 और 15 दूना 30 यानी 20 और 20 दूना 40 सेकंड लगेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किलोमीटर प्रति आवर को 5/18 से गुना करिएगा तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल नंबर 10 पे आ जाओ बाबू। कहता है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। एक आयत का लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है तो 5x हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई 10 है। तेरी तो चौड़ाई 10 देले है भाई, चौड़ाई 10 देले है तो 10 के 5 गुना 50 हो जाएगा, सीधे सीधे बात है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 50 दहा 500, आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये सवाल को देख करके कि क्या असल ऐसा सवाल भी एग्जाम में आ सकती, क्या आ सकती है, आ सकती है, जरूर आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। सवाल आसान होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। सवाल आसान होने का सिर्फ एक मतलब है कि वो सवाल को आप आसान तरीका से बनाना जानते हैं। समझ गए, सवाल आसान नहीं होती। आप यही सवाल एक छोटा बच्चा को आप पकड़ाओगे क्लास 2 और 3 क्लास में पढ़ने वाले को, तो उसके लिए वो हार्ड लगेगा, लेकिन आपके लिए ये सवाल आसान है। क्यों, क्योंकि आप इस सवाल को आसान भाषा में बनाना जानते हैं। समझ गए, तो कोई सवाल टफ नहीं होती, कोई सवाल आसान नहीं होती। चीजें आपको आ रही है तो वो चीजें आसान होती है, और यदि नहीं आ रही है तो वो चीजें टफ हो जाती है। समझ गए, आप हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानते, लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने के लिए आपको दे देंगे तो आपके लिए वो टफ काम हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पायलट है, जो हेलीकॉप्टर चलाना जानते हैं, उनके लिए वो खिलौना का काम है ना, वो खिलौना का काम है, वो आसानी से चला सकते हैं, उनके बारे में सारा चीज जानकारी। तो वही चीज होती है आपको सवाल के बनाने के दौरान, कि जो चीजें आप जानते हैं वो चीजें आपको आसान लग रही होती, और जो चीज आप नहीं जानते वो आपके लिए टफ महसूस हो रही होती है। ठीक है, इसलिए सवाल आसान और टफ नहीं होती। आइए, कहता है कि एक खाली टैंक को नल ए 6 घंटा में भर सकता है, और उसी भरी हुई टंकी को नल बी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए से शुरू करें और वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा। अब ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल पे है। यहां पर सवाल में आपको समझने वाली चीजें दो है।
एक है कि एक है नल जो टंकी को भर रहा है और एक नल है जो टंकी को खाली कर रहा है, लेकिन दोनों नल को खोला तो जा रहा है, लेकिन सवाल कहता है कि वैकल्पिक तरीके से अल्टरनेट टाइप में। अल्टरनेट का मतलब हो गया कि पहले यदि ए 1 मिनट चलेगा तो 1 मिनट बी चलेगा, फिर 1 मिनट ए चलेगा तो 1 मिनट बी चलेगा, और चीजें यदि घंटा में है तो 1 घंटा ए चलेगा तो 1 घंटा बी चलेगा, 1 घंटा ए चलेगा तो 1 घंटा बी चलेगा। इसी को हम लोग अल्टरनेट वाली सवाल बोलते हैं। और अल्टरनेट वाला सवाल थोड़ा सा आपको समय लेने वाला सवाल हो जाता है कि ए किसी टंकी को भरने में 6 घंटा और बी उसी टंकी को खाली करने में 8 घंटा लेता है, तो टोटल काम हो जाएगा 8 और 6 का एलसीएम 24, 6 चौको 24 और 8 दिया 24। अब ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा ए और 1 घंटा बी काम करने का सिंपल मतलब होता है कि आप अल्टरनेट पर पैटर्न देखिए कि 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, ऐसे ही पैटर्न चल रहे। तो इसमें कम से कम कितना समय लेंगे कि पैटर्न बन जाएगा, तो ए बी ए बी ए बी, यानी शुरुआत के 2 घंटा लेना होगा। और इस 2 घंटा में 1 घंटा ए किया है और 1 घंटा बी किया है, तो ए 1 घंटा में 4 काम भरने वाला है और बी खाली करने वाला है, तो माइनस में 3 काम। यानी आप ये कहेंगे कि टोटल काम कितना हुआ मेरे दोस्त, एक ही काम हुआ। क्यों? क्योंकि ए 4 लीटर यदि भरता है तो बी 3 लीटर उसमें से खाली कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटा के ड्यूरेशन में मात्र कितना काम हुआ है, 1 काम हुआ है, या फिर 1 लीटर टंकी के अंदर पानी गया है। तो यदि 2 घंटा में 1 लीटर गया है तो हर 2 घंटा में 1 लीटर, 2 घंटा में 1 लीटर, 2 घंटा में 1 लीटर, इसी पैटर्न पे आगे चलते रहेगा तब तक जब तक कि टंकी पूरी तरीके से भर नहीं जाता। लेकिन आपको एक बात समझनी होती है कि इसको हम लोग बोलते हैं भरने वाला स्टेप पॉजिटिव और इसको हम लोग बोलते हैं खाली करने वाला स्टेप निगेटिव। ठीक है भाई, आपको क्या करना है कि टोटल कितना लीटर टंकी में पानी भरनी है, 24 लीटर। तो इसमें कितना से गुना कर दें, इसमें कितना से गुना कर दें ताकि ये 24 के नजदीक हो जाए और 3 से ज्यादा शेष बच जाए। इनसे बोल रहे हैं, हमारी बातों को गौर करिएगा। इसमें कितना से गुना करिएगा कि इन दोनों का जो अंतर जाएगा वो अंतर 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा करने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा एटलीस्ट 22 से, क्योंकि 23 से गुना करेंगे तो 23 से कम 23, तो 23 से गुना करने पर आ जाएगा शेषफल 1, यानी अंतर 1 आएगा। और 1 नहीं चाहिए, 3 से ज्यादा चाहिए। यदि हम 21 से गुना करते हैं तो 21 से कम 21, 21 और 24 में अंतर 3 का हो जाएगा। हमको चाहिए 3 से ज्यादा, यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई 21 भी नहीं होगा, तो आप 20 से करोगे तो 20 से कम 20, तो बाबू 20 से करने पर ये 20 आया है। अब 20 और 24 में अंतर 4 आ रहा है, मतलब 3 से ज्यादा है, तो 20 से गुना होगा, तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा मेरे भाई। तो 20 दूना 40 घंटा में 20 काम हुआ है। 40 घंटा में 20 काम हुआ तो अभी भी 4 काम बचा हुआ है। तो यदि हम ए को 1 घंटा दे दें तो ये 4 काम कर देता है, तो ए अगला 1 घंटा आएगा और 4 काम कंप्लीट कर देगा। तो 20 और 4 24 काम करने में 40 और 1 41 घंटा का समय लगेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा कहलाएगा। थोड़ा अच्छी सब सवाल थी, टाइम टेकन सवाल थी, है कि नहीं? टाइम टेकन सवाल थी और कुछ भी नहीं है। यदि लगे ऐसा थोड़ा सा कि कुछ समझ में कम आ रही है इस सवाल को, तो कोशिश करिए कि दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, फिर सवाल कंफर्म समझ में आ जाएगी। होती बहुत आसान है, बशर्ते थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता। तो हो सकता है कि आप भाषा पर गौर नहीं किए होइएगा तो हल्का फुल्का मिस कर जाइएगा। दोबारा से रिपीट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 12 पे आ जाओ। कहता है कि 2 मित्र के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि वेतन का अंतर 3000 है तो उनके वेतन का योग कितना होगा? तो वेतन का अंतर 3000 है, तो एक का वेतन 3 है और बी का 4 है, तो दोनों का अंतर लोगे तो 1 का बनेगा, तो 1 से भागा और निकालना है दोनों का योगफल। तो 4 और 3 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 या 21,000। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। एवरेज का रेशियो का बहुत सिंपल सवाल था, इसलिए हमने सिंपल तरीके से बना के दिखा दिया। भाई सवाल नंबर 13 पे आ जाओ। थोड़ा हम लगता है फास्ट ज्यादा चल रहे हैं, हमें भी नहीं पता क्यों फास्ट ज्यादा चल रहे हैं, है ना।
यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 है, 1 मिनट रुकना, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 है और बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा। ये है भाई मेरे दोस्त सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर का दो बातें दिया है। क्या दिया है भाई? आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई 20 है। अब समझिएगा कि बेलन का ये हमारा होता है मेरे दोस्त रेडियस, ठीक है, और आधार वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का स्क्वायर। और सवाल में बेलन के आधार का क्षेत्रफल ही तो दिया है ना, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। और कितना दिया है मेरे भाई? दिया है 1386, 1386 दिया है। कुछ मत करिए, दूध से काटेंगे तो 11 और दूध से काटेंगे तो दूध छक्के 12, 2 9 18 और दूतिया 6, 11 से काटेंगे तो 11 छक 66 और 11 तिया 33। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर का मान 7 इंटू 63, 7 इंटू 63, 63 को लिख सकते हैं 7 इंटू 9, है ना। अब यहां से आर का मान 2 7 पे 1 7, 1 9 पे 1 3, यानी 7 तिया 21। यानी जिस बेलन का जिक्र हो रहा था उस बेलन का जो रेडियस था वो कितना सेंटीमीटर था मेरे दोस्त? 21 सेंटीमीटर आ गई है बेलन का रेडियस। लेकिन सवाल कहता है तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच स्क्वायर। ये होती ना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर को कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर एच बचेगा, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एगो आर बचेगा। तो 2 इंटू पाई के मान 22/7, इंटू में रेडियस हम लोग 21 निकाले हैं ना, 21, और एच और प्लस आर यानी हाइट और प्लस रेडियस, तो 40 और 21 41 हो जाएगा। अब यहाँ 7 तिया 21 तो 3। अब इस सबको गुना करेंगे तो हमारा वक्र पृष्ठ एरिया होगा, लेकिन गुना नहीं करेंगे, इकाई अंक पे गौर करिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12 के 2 और 2 एकम 2, लास्ट में 2 आएगा। और इस बात का हमें बहुत खुशी है कि चारों के चारों ऑप्शन 2 है। अब चूंकि चारों के चारों ऑप्शन में 2 है तो आपको गुना करना पड़ेगा 2 इंटू 22 और इंटू 3 इंटू 41 करके आंसर देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन टैली आपको कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत सवाल समझने में तो बताओ, और दिक्कत नहीं है तो अगला सवाल को गौर से पढ़िए। टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत खतरनाक सवाल है। आ जाओ। कहता है कि 2 ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर और 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और उनकी लंबाई क्रमशः 210 मीटर और 55 मीटर है। वे एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितने समय लेंगे? अब एक बात समझिएगा, एक ट्रेन की चाल 70 है और एक ट्रेन की चाल 85 है और दोनों ट्रेन की लंबाई भी दिया हुआ है ना, और यहां पर डायरेक्शन क्लियर किया है कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की ओर का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो चाल भी जुटेगा और दूरी तो ऑलरेडी जुटेगा, तो दूरी जोड़ेंगे तो 2 और 2 400, 55 10 65, 465 मीटर बन गया टोटल दूरी। बाबू, 2 रेलगाड़ी यदि एक दूसरे को पार करती है तो एक दूसरे को पार करे तो हमेशा दूरी जोड़ करके बनेगा, और चाल भी हमेशा जुटेगा जब विपरीत दिशा में रहेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी 150, 155 किलोमीटर पर आवर। 155 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर दीजिए ताकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। 5 से काटिए बाबू, 5 9 45 और 5 तिया 15, 31 पंचे 155 और 31 तिया 93, और अब नहीं कटेगा तो 18 तिया 54 और बट्टा में कितना 5, यानी 5 10 50, 10.8 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन? बी सवाल का आंसर कहलाएगा। क्लियर है? टाइम एंड डिस्टेंस में सापेक्ष चाल लगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में रनिंग में था, और 2 गाड़ियां जब रनिंग अवस्था में रहती है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड लग जाती है। सवाल नंबर 15 पे आ जाओ। कहता है कि रवि द्वारा खरीदी गई एक मैच का
क्रैमुल 1600 रुपए है, रवि ने इस पे 10% हानि पर बेच दिया, तो रवि को मेज के किस कीमत पर बेची होगी? भाई सुनो, एक वस्तु का कीमत 1600 रुपए है, 10% के लॉस पर बेचा है, तो 1600 का 10% 160 रुपया होगा, तो 160 रुपया लॉस पर बेचेगा, इसका मतलब 1440 रुपया में बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। हमने इसमें बहुत ज्यादा मेथड अप्लाई नहीं किया क्योंकि डाटा जो थी वो आसान थी, क्रैमुल दिया था और लॉस भी दे दिया था मात्र 10%, तो 10% का वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो 1600 का 10% निकालेंगे तो 160 आ जाएगा, और 1600 में से 160 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लॉस हमेशा घटता है और प्रॉफिट हमेशा जुटता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट 16 नंबर। अच्छा 16 नंबर सवाल पे एक बात हमारा गौर करना, रेशियो का कंसेप्ट है कि यदि ए बटे 3, अरे आओ ना भाई, ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 हो तो ए अनुपात बी कहलाएगा 3:4, डायरेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं। यदि ए बटे 3 बराबर बी बटे 5 बराबर सी बटे 9 हो तो ए बी और सी का अनुपात लाइएगा तो डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगा 3:5:9 का, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। यदि कभी भी किसी वेरिएबल के नीचे में कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो ना और बीच बराबर हो और उसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट वही वैल्यू रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है 3, 5 और 9 का। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, P बटे 3, Q बटे 5 और R बटे 2 है, तब P, Q और R का रेशियो कितना होगा? तब P, Q, R का रेशियो 3:5:2 हो जाएगा। और सवाल पूछा है कि इस इक्वेशन का मान क्या होगा, तो P के जगह पर आप 3 रखिए तो 3 और प्लस Q के जगह पर आप 5 रखिए तो 5 दूना ये बन जाएगा 10, और R के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, तो 10 6 16 और इधर हो गया 16, 10 6 16 और 3 19 हो गया। और एक तरफ कितना हो जाएगा? अच्छा 19 वाला तो एक ही को है गधा, क्यों हम जोड़े दूसरा वाला 10? जब एक तरफ 19 आ गई और हमको ऑप्शन में एक ही को ऐसा दिखा रहा था जो 19 था, तो हम दूसरा जोड़ने का भी तरह तो नहीं किए, समझ गए? डायरेक्ट मारने का प्रयास करो। सवाल नंबर 17 आ जाओ भाई जल्दी से। कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु को बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस उस वस्तु पर हुई लॉस के 3 गुना है। तो लॉस यदि 1 रहेगा तो सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा। फिर से देखिए, एक वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, यानी विक्रय मूल्य लॉस का 3 गुना है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस होता है एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो प्रतिशत लॉस कितना? लॉस बट्टा सीपी गुने 100 करिएगा तो कट करके आ जाएगा कितना परसेंट? 25% सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन भाई? डी। क्लियर है? एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो लॉस का 3 गुना बन रहा है, तो लॉस यदि 1 रहेगा तो एसपी हमारा 3 होगा। तो लॉस और एसपी मालूम है तो सीपी हम लोग निकालेंगे। सीपी निकालने का फंडा होता है एसपी प्लस लॉस। यहां पर सीपी आ गई 4। प्रतिशत लॉस का तो बचपन से जान रहे हैं, लॉस बट्टा क्रैमुल गुने 100 है ना, प्रॉफिट बट्टा क्रैमुल गुने 100 बचपन से जानते हैं। सवाल नंबर 18, बचपन से जानते हो और हो गए हो 55 के है? चल गए गंगिया डुबकी लगावे गंगा के पानी में है। क्यों? क्योंकि अब बहुत पाप कर लिए, अब पुण्य करना है। गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलने वाली, अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलने वाली। ठीक है, आ जाओ। कहता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21, 20 और 29 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस भुजा को देख करके आपके दिल में कुछ कुछ घंटी बज रहा होगा, 20, 21 और 29। क्या इन तीनों भुजाओं को देख करके आपके दिल में कोई गंदा गंदा ख्याल आ रही है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आ रही है सर। क्या गंदा गंदा ख्याल आ रही है कि ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी भुजा दिया हो त्रिभुज की जिसकी 2 छोटका के वर्गों का योग बड़का के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज हमेशा समकोण होता है। तो इन दोनों के वर्ग करके जोड़िएगा ना तो एकड़ वर्ग के बराबर हो जाता है।
यानी हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे बड़ा वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हमारे पास 29 है, और एरिया जब निकालना है तो कर्ण की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एरिया होता है हाफ इंटू लंब गुने आधार। बोलो हाफ इंटू लंब गुने आधार। तो एक के लंब एक के आधार बोल दो तो 20 और गुने 21 कर दो, तो 2 से काटोगे तो 10 हो जाएगा, और 21 दहा 210। ऑप्शन नंबर कौन डी सवाल का आंसर बन रहा हो। अन्यथा यदि मानकर चलो कि राइट एंगल ट्रेंगल नहीं रहता तो हम लोग वहां हीरोज फार्मूला लगा रहे होते, और वहां से हीरोज फार्मूला से लगा करके आंसर को निकाल रहे होते। लेकिन देखने से पता चल गया मेरे भाई कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ा भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज हमेशा समकोण कहलाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत में यानी बी माइनस डब्ल्यू बराबर 40 किलोमीटर पर आवर है, तथा स्थिर जल में वो 55 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की गति धारा के दिशा में क्या होगा? अब एक बात सुनो, एक नाव धारा के विपरीत में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, और उस नाव का शांत जल में चाल 50 है। तो बोट के चाल 50 माइनस डब्ल्यू बराबर 40, माइनस डब्ल्यू उधर जाकर प्लस डब्ल्यू, तो 40 आके माइनस हो जाएगा तो 10, यानी वाटर की जो स्पीड था वो 10 था। तो धारा के दिशा में चाल कितना होगा? बी प्लस डब्ल्यू। तो बोट हमारा 50 और 10 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी बाबू। ठीक है, सवाल देखो 2-3 सेकंड में रगड़ करके छोड़ दो, तब मतलब है कि आप प्रैक्टिस में आ गए हैं। अन्यथा यदि नहीं रगड़ रहे हैं इसका मतलब है कि प्रैक्टिस में आप नहीं है। प्रैक्टिस में आइए। सवाल नंबर 20 बाबू कहता है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ के बाहरी और आंतरिक परिधि 220 और 44 है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा? ध्यान से समझना, गौर से देखना रे कालिया, गौर से देखिए। यही है वो कातिल जिसके डर से पूरी देश में दशहत फैला हुआ है। सुनो, एक सर्किल, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर माने और इसकी बड़ी को हम कैपिटल आर मान दे रहे। कहता है कि एक वृत्ताकार ये क्षेत्र है और इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा बना देते कलर कर देते। रुक जाओ, आई हैव मेनी ऑप्शन टू फिल भैया। और ये अरे भर भैया, इतना मेहनत से तो पिंक से भर रहे थे। ये देखो, यही हमारा वृत्ताकार बाबू पथ है, पिंक वाला। इस पिंक का एरिया आपको निकालना है। सवाल यही दिया था कि एक वृत्ताकार बगीचा, ये ग्रीन वाला बगीचा है और इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। छोटा वाला रेडियस स्मॉल आर है, बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर है। तो सवाल कहता है कि इस पिंक वाला भाग का एरिया क्या होगा? तो एरिया तो बाद में निकलेगा, पहले छोटका के त्रिज्या कितना दिया है भाई? आर। तो छोटका का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन छोटका के परिधि 44 है, 22 दूना 44 से 44 कट गया तो रेडियस के मान 7 आ गया। स्मॉल रेडियस 7। कैपिटल रेडियस आप देखेंगे तो कैपिटल आर है तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई बटे 7 अब इंटू आर। ये हो गया रेडियस परिधि, और परिधि 220 दिया है। तो 22 दहा 220 और 2 पंचे 10, तो कैपिटल आर का मान बन गया 7 पंचे 35। यानी बड़का त्रिज्या 35 है और छोटका त्रिज्या 7 है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पिंक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मतलब बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाला वृत्त के एरिया घटाइएगा तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहां से पाई कॉमन ले लीजिए तो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर भाई साहब कितना है? 35, तो 35 का स्क्वायर। अच्छा स्मॉल आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। और पाई के मान बाबू 22 बटे 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी 28। 7 6 के 42 तो 6,
8 छक्के 48 के 8, 8 दूना 16 के 6, लास्ट में 6 आएगा। और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। गुना करके देख लेना कौन होगा, ये आपका ड्यूटी है। बोलो, बहुत अच्छा सवाल था मेंसुरेशन की। अरे अच्छा क्या कहेगा, नॉर्मल सवाल थी। परिधि दिया था, रेडियस निकाल दिए, और रेडियस निकाल दिए तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाले वृत्त के एरिया माइनस करेंगे तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा जो पिंक वाला रास्ता बना हुआ है। ठीक है भाई, तो हमने 20 सवाल को इस सेशन में बहुत आसान आसान भाषा में, आसान आसान मेथड, आसान आसान प्रोसेस लगा करके आपके सामने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सकें, ताकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में घुसिएगा, सवाल को उतना ही जल्दी कर करके आप एग्जाम से बाहर निकल के आ जाइएगा। समझ गए? और आपका रिजल्ट 100% संभव है, बशर्ते हर सेशन को कंप्लीट करना है। पीडीएफ डाउनलोड करके जब एग्जाम में जाइएगा उसके पहले हर सेशन को रिवीजन करके जाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद और हमारा पूरी ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।